हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिक्स। आज हम लोग ये एसटी नंबर 350 के इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू स्पॉट द एरर। ये पूरा सेंटेंस लिखा है, इसके किसी एक हिस्से में एरर है, वो हिस्से अलग अलग करके लिख दिए गए हैं ABCD, और इनमें से कौन से पार्ट में एरर है वो एरर आपको बताना है। And the sentence is based on the newspaper reports, we can conclude that many accidents caused by reckless driving. So इसको अलग अलग पार्ट में लिखा है इधर ABC करके। Based on the newspaper reports, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, everything is okay. We can conclude that, again ये भी आपका सही है। तो आप अगर गेस वर्क के साथ भी जाना चाहते हैं, सी इज योर आंसर, बट इसमें दिक्कत ये है सी पार्ट में, सी इज योर आंसर। एंड सी पार्ट में एक सिर्फ दिक्कत है कि मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। तो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड ये आपका सेंटेंस है, और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय, ठीक है। ये जब सब्जेक्ट इस एक्शन को नहीं कर रहा होता है तो ऑब्वियसली वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा होता है, और यहाँ पे वही हो रहा है, एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, एंड नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। सो योर आंसर इज सी। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, प्रेपोजिशनल एरर है, और प्रेपोजिशनल एरर अगर आपको आता है तो हो जाएगा, नहीं आता है तो दिमाग नहीं काम करता। तो फीमेल्स इन आवर कॉलेज, ठीक है, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, तो ये चीज गलत है आपका, टू आवर कॉलेज होगा। सो अपॉइंट इज टेक्स टू, नॉट इन। यहाँ एक और बात जानिए कि जब मैं कहता हूँ कि अपॉइंट के बाद इन आता है, तो दैट डजंट मीन कि वो हर तरीके के सेंटेंसेस में आता है, हमेशा आएगा ही आएगा। आप इस एग्जाम्पल सेंटेंस को देखिए, I was appointed as a professor in that college। नहीं, इधर तो इन तो फिर से आ गया, यहीं तक बात रखते हैं। I was appointed as a professor। अभी इस बात में देखिए क्या दिक्कत है, इसके बाद इन नहीं आएगा, एंड ये जो एज है ये नहीं आता है, तो ये एडवर्बियल एरर में ये इसको खूब पूछता है। सो आई वाज अपॉइंटेड एज नहीं होता, आई वाज अपॉइंटेड व्हाट, सीधे आप वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो आई वाज अपॉइंटेड अ प्रोफेसर इन 1957, इन 1847 वगैरह वगैरह। तो एज नहीं आता है अपॉइंटेड के बाद, ये भी आप याद रखेंगे। तो अपॉइंटेड एक तरीके से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। वी हैव नोटिस्ड इमेंस डिक्लाइन, एंड द ऑब्वियस आंसर इज इन। वी हैव नोटिस्ड इमेंस डिक्लाइन इन हिज मॉडल, उसके मॉडल में थोड़ा सा कमी आई, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा, इमेंस डिक्लाइन। अभी जैसे इन वाला जो प्रेपोजिशनल एरर्स होते हैं या प्रेपोजिशनल ब्लैंक्स होते हैं, इसको आप बहुत ज़्यादा रीजन नहीं कर सकते। अगर आप रीडिंग हैबिट में हैं तो दिस बिकम्स वेरी ऑब्वियस फॉर यू कि इधर इन ही आएगा, एंड इफ यू आर नॉट इन रीडिंग हैबिट देन इट विल बिकम ट्रिकी फॉर यू एंड यू विल सफर। इन ऑर्डर टू रेज द कंपनीज प्रॉफिट द एम्प्लॉइज, ABCD 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। इनमें से डी वाला तो तुरंत खत्म हो जाता है, क्योंकि डिसाइड लिखा है तो ग्रामेटिकली डी इनकरेक्ट हो गया, डिसाइडेड होता तब आप कंसीडर करते। बाकी जो 4 ऑप्शन बचे हैं, ए, सी और डी 3 बचे हैं, इनको आप देखिए। तो इन ऑर्डर टू रेज द कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में, अब इनमें से चारों में से कौन सा एक्शन वो करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। डिमांडेड 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स, अगर वो 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मांगेंगे, इंक्रीमेंट मतलब होता है सैलरी में इंक्रीज, तो अगर वो मांगेंगे तो क्या उनका कंपनी का कोई प्रॉफिट बढ़ेगा? नहीं, तो इसलिए आप इसको कैंसिल कर दीजिए। The employees requested the management to implement new welfare schemes.
अब वेलफेयर स्कीम में क्या होता है कि इसमें भी एम्प्लॉयज के लिए पेंशन फंड जनरेट कर देंगे, इमरजेंसी फंड, हेल्थ फंड, कुछ ऐसा जनरेट कर देगा, यानी पैसे लगने ही हैं कंपनी के, कुछ मिलना नहीं है। तो ये भी ऑफर करेंगे अगर एम्प्लॉय लोग, तो कंपनी का कोई फायदा होना नहीं। एंड ऑफर टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी कंपनसेशन, ऑब्वियसली कंपनी का बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि एम्प्लॉयज ओवर टाइम करेंगे और उसके बदले में कोई पैसा भी नहीं लेंगे। सो दिस इज द आंसर कि इन ऑर्डर टू रेज द कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए द एम्प्लॉयज ऑफर टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी कंपनसेशन, कि हम लोग ज़्यादा घंटा काम करेंगे उसका पैसा भी नहीं लेंगे। सो ऑब्वियस आंसर है डी। अब एक तरीके से ये आपका इंग्लिश का टेस्ट ही नहीं था। ये जो एरर था, ये जो आपका क्वेश्चन आया है कि फिल इन द ब्लैंक टाइप का कौन सा फ्रेज या सेंटेंस आप फिल करेंगे, तो ये इंग्लिश का टेस्ट नहीं था, ये कॉमन सेंस का टेस्ट था कि जिसको थोड़ा बहुत भी समझ होगा वो उसको सही आंसर करेगा। 80 नंबर, शी हैड पुट ऑन अ ड्रेस विच वाज नॉट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए टू दी ओकेजन, ज़्यादा परेशान होने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गलती करने के चांसेस बनते हैं इसमें, क्योंकि टू आया है और अकस्टम्ड के साथ भी टू आता है और फैमिलियर के साथ भी टू आता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे अकस्टम्ड टू और फैमिलियर टू के साथ ये है, शी हैड पुट ऑन अ ड्रेस विच वाज नॉट, तो ये विच किसके लिए आया है? ये जो विच आया है ये आपका ड्रेस के लिए आया है, ड्रेस वाज नॉट। सो ड्रेस वाज नॉट अकस्टम्ड टू विल मेक नो सेंस एंड ड्रेस वाज नॉट फैमिलियर टू विल मेक नो सेंस, क्योंकि ड्रेस फैमिलियर टू या कस्टम टू सिचुएशन नहीं था, ऐसा कोई सेंस निकलेगा नहीं। आपका अप्रोप्रिएट एंड अडेप्टेड पॉसिबल आंसर्स हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट इज फॉलोड बाय फॉर एंड यहाँ पे दिया हुआ है टू, तो ऑब्वियसली योर आंसर इज अडेप्टेड टू। ठीक है, अप्रोप्रिएट अगर यहाँ फॉर होता तो ऑब्वियसली आपका आंसर अप्रोप्रिएट होता। शी हैड पुट ऑन यानी पहनना, शी हैड पुट ऑन ए ड्रेस, उसने एक ऐसा ड्रेस पहन रखा था विच वॉज नॉट अडेप्टेड टू द ओकेजन, जो उस अवसर के हिसाब से अच्छा नहीं था। तो अडेप्टेड टू विल बी योर आंसर एंड नॉट अप्रोप्रिएट फॉर। अगर फॉर होता तो अप्रोप्रिएट आंसर होता। एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू चूज द वर्ड विच इज ऑलमोस्ट सेम इन मीनिंग, जिसकी मीनिंग वैसी ही है, सिनोनिम बताना है। एंड द वर्ड इज विशिएट, एंड विशिएट का मतलब होता है टू कंटामिनेट, ठीक है, दूषित करना, हिंदी में आप बोल सकते हैं। और इसके लिए जो आपका आंसर है, अभी बाकी तीन ऑप्शन तो अगर आप जानते हो तो यू कैन कैंसिल, बिकॉज अकॉर्ड या स्प्लिट एंड पनिश आपके थोड़े इजी टाइप के वर्ड्स हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप इन वर्ड्स की मीनिंग जानते हो या गेस कर सकें। टू कंटेमिनेट से कोई लेना देना नहीं है। सो योर ऑब्वियस आंसर स्टैंड्स बी, इम्पेयर, बिकॉज इम्पेयर मीन्स द सेम टू कंटेमिनेट, या फिर हिंदी में दूषित करना, किसी चीज को प्रदूषित करना। नेक्स्ट इज सब्जुगेट, एंड इसमें एक जो प्रीफिक्स है, इस प्रीफिक्स को पहले भी कभी कभार हम लोगों ने चर्चा किया है। सब इज ऑलवेज अंडर, जैसे कि आपका सब इंस्पेक्टर या सब टाइटल ऐसा करके आता है। तो इंस्पेक्टर के अंदर जो काम करता है अंडर में, उसको आप सब इंस्पेक्टर बोलते हो। एंड सबवे होता है आपका हाईवे के नीचे, ठीक है, हाईवे ऊपर होता है, सबवे नीचे होता है। सबमर्ज हो जाते हैं यानी पानी के नीचे डूब जाती है कोई चीज। तो सबजुगेट किसी को अपने अंडर में ले आना। टू विन ओवर, किसी पे विजय प्राप्त कर लेना, या फिर टू कॉन्कर, विजय प्राप्त करना किसी के ऊपर, उसको सबजुगेट कर लेना। और इसका आपको अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट होगा यील्ड, क्योंकि यील्ड का मतलब होता है टू गिव वे, या फिर कभी कभार गिव अप या गिविंग के सेंस में भी इसको लिखा जाता है। हार मान लेना, सरेंडर कर देना। एंड सबजुगेट यानी जीत लेना, हरा देना। तो टू यील्ड इज हार जाना, एंड सबजुगेट जीत जाना, टू विन ओवर, टू कॉन्कर। सो योर आंसर इज यील्ड।
बाकी अनाउंस का मतलब होता है किसी चीज की घोषणा करना, एंड वेरी इज थका हुआ, एंड कल्टीवेट वर्ड आपका कल्टीवेशन से आया है। कल्टीवेशन एग्रीकल्चर में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, एंड निराई गुड़ाई करके इसका अर्थ आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये आप एग्रीकल्चर में ही इस वर्ड को इस्तेमाल करें। इसके अलावा कि किसी के माइंड में कोई आइडिया कल्टीवेट करना, सो ही कल्टीवेटेड दिस आइडिया इन माई माइंड। अब यहाँ पे इसका सेंस निकल के आएगा कि बार बार रिपीटेडली बोल बोल के उसने उस आइडिया को मेरे दिमाग में उसकी निराई गुड़ाई कर दी, यानी कि मेरे दिमाग में उसको फिल कर दिया। टू इंस्टिल, ये सेंस यहाँ पे, ही इंस्टिल्ड दिस आइडिया इन माई माइंड, यानी कल्टीवेटेड दिस आइडिया इन माई माइंड। उसने ऐसा कुछ बात की मुझसे, ऐसा कुछ बिहेवियर किया कि धीरे धीरे मेरे मन में ये बात पनपने लगी, उपज गई। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एनासिमा, एंड अपोजिट बताना है, एंड योर आंसर इज लाइकिंग। ये एना इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स, ठीक है, एनाक्रोनिज्म में आपको मिलेगा, एंटोनिम में भी इसी से बना हुआ है। आपको पता है कि एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है, उल्टा। सो दिस हैज अ मीनिंग ऑफ अपोजिट ऑफ या अपोज टू, नेगेटिव सेंस में आता है। एंड एनाथेमा इस थियोलॉजी आपने सुना होगा, ईश्वर वगैरह, उधर से ये रूट आया है THE, बट उस डिटेल में हम लोग अभी फिलहाल नहीं जाके इसको डिस्कस करेंगे। एंड एनाथेमा इज डिसलाइकिंग, सो डिसलाइक का अपोजिट आपका लाइकिंग हो जाएगा। एंड ऑनर इज रिस्पेक्ट, सम्मान, श्रूडनेस इज क्लेवरनेस, ठीक है। आर्टफुल आता है कभी कभार, टैक्टफुल आता है। सो आर्टफुल, टैक्टफुल ऑब्जेक्टिव है, और इसी को आर्टफुलनेस या टैक्टफुलनेस बनाएंगे तो आपका श्रूडनेस बन जाएगा। इवेल्युएशन, किसी चीज का समीक्षा करना, आंकना किसी चीज को, तो वो आपका इवेल्युएशन कहलाता है। नेक्स्ट, डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। सो ऑब्वियस ऑप्शन है, अगर आप चारों आंसर को पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट हैव आंसर्ड दिस, क्रिटिसाइज। सो डू नॉट क्रिटिसाइज योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। इधर रन डाउन है, ये फ्रेज है, और एक फ्रेज होता है प्ले डाउन। प्ले डाउन भी आपको आना चाहिए। रन डाउन अगर क्रिटिसाइज है तो प्ले डाउन आपका थोड़ा सा, जैसे क्रिटिसाइज निंदा करना है, प्ले डाउन अपमानित करना, टू इंसल्ट। सो बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, वेरी क्लोज इन मीनिंग। यहाँ किसी का आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं और यहाँ पे उसका इंसल्ट कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज निंदा करना और इंसल्ट यानी अपमान करना। द फ्रेज इज प्ले डाउन। A brave soldier will never show the white feather in the face of his enemy. ये इडियम है और इसका मीनिंग याद रखना आसान है इस वाइट कलर की वजह से, क्योंकि वाइट कलर इज ए सिंबल ऑफ पीस। और आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब एक आर्मी दूसरी आर्मी के ऊपर अटैक करती है और ये आर्मी लड़ना नहीं चाहते, तो ये एक वाइट फ्लैग होस्ट कर देती है कि सफ़ेद झंडा इन्होंने शांति का दिखा दिया कि हमला मत करना मेरे ऊपर, हम लड़ेंगे नहीं, हम ऐसे ही ऑलमोस्ट सरेंडर कर रहे हैं आपके सामने, वी डोंट वांट टू फाइट। तो वो वाइट झंडा है, और यहाँ पे वाइट झंडा नहीं है, वाइट फ्लैग के बजाय वाइट फेदर है, सफ़ेद पंखुड़ी। मीनिंग वही है, सेम है। तो बहादुर सिपाही कभी भी, ठीक है, सफ़ेद झंडा या फिर सफ़ेद पंखुड़ी ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा इन द फेस ऑफ हिज एनिमी, कि जब एनिमी अटैक कर दे, एनिमी यानी दुश्मन अटैक कर दे, तो वो पता चले कि सब शांति की बात करने लगे कि हम तो बड़े पीसफुल लोग हैं, लड़ाई लड़ाई करते नहीं हैं। तो ऐसा लक्षण ब्रेव सोल्जर का नहीं होता है। अगर उसके ऊपर आप अटैक करेंगे तो ही विल रिप्लाई, ठीक है, वो बाकायदा लड़ेगा, जवाब देगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, शो द वाइट फेदर का, टू शो साइंस ऑफ कवर्डिस। यहाँ पीस तो लिखा नहीं है,
लेकिन कावर्डिस लिखा है, एंड कावर्डिस से इसलिए आंसर होगा क्योंकि आप ये कायरता ही है कि जब आपका शत्रु आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आप शांति की बातें करने लगे। ठीक है, बहादुर आदमी तो शांति की बात नहीं करेगा उस मौके पे, वो जवाब देगा पहले। तो टू शो वाइट फेदर हैज कम फ्रॉम देयर, एंड योर आंसर इज टू शो साइंस ऑफ कवर्डिस, नॉट ये तीनों नहीं। 86. The watchman asked the intruder who was he and why was he occupying his chair. देखिए, कुछ लोग इसको नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से समझना चाहते हैं, लेकिन उससे सही तरीका है कि इसको आप टेंस के स्ट्रक्चर से जान लो, किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। एंड इसमें क्या होता है कि देखिए, व्हाट इज योर नेम, ये तो सही स्ट्रक्चर होता ही है, लेकिन व्हाट योर नेम इज, ये भी सही स्ट्रक्चर होता है। ये सही स्ट्रक्चर सिर्फ तब है जब आप वास्तव में प्रश्न पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। लेकिन ये सही स्ट्रक्चर तब है जब वो वास्तव में प्रश्न नहीं है। इधर देखिए क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा हुआ, और सेंटेंस ऐसा कुछ हो कि आई नो व्हाट इज योर नेम। आई नो की वजह से ये क्वेश्चन नहीं रह गया, तो जब क्वेश्चन नहीं रह गया तो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर भी नहीं रह गया, स्ट्रक्चर असर्टिव वाला हो गया। आई नो व्हाट योर नेम इज। आप ये नहीं कह सकते आई नो व्हाट इज योर नेम, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं है, आप किसी से कोई प्रश्न कर नहीं रहे हैं। सिमिलरली दोनों सेंटेंसेस को देखिए, आर यू कमिंग, ये सेंटेंस सही होता है, लेकिन ये प्रश्न होता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुम आ रहे हो। लेकिन अगर लिखा है यू आर कमिंग, तो ये भी सेंटेंस सही होता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होता है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है। तो both sentences are correct, but this one has to be a question, and this one isn't a question, it is just a simple sentence, simple structure. So the same thing is happening here. Who was he, ये जब आप बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले और बाद में सब्जेक्ट, तो ये आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन सेंटेंस में क्या है, द वॉचमैन आस्क्ड, वॉचमैन ने पूछा था किससे, इंट्रूडर से। इंट्रूडर यानी घुसपैठिया, ट्रांसग्रेसर, जो बिना अनुमति के अंदर आए। तो हु वाज ही नहीं होगा, बल्कि हु ही वाज होगा, क्योंकि ये किसी से प्रश्न पूछा ही नहीं गया है। ये तो एक बताया जा रहा है सिंपली कि वॉचमैन ने पूछा, मैं नहीं पूछ रहा हूं, वॉचमैन ने पूछा, और वॉचमैन ने पूछा तो हु ही वाज आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड आगे भी वाई वाज ही, अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अब क्या वाई ही वाज हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, ए में, हु ही वाज एंड जस्ट अ सेकंड, नॉट दिस, वाई ही वाज होना चाहिए, बी में मिल रहा है, ए में नहीं। ए में तो ये फिर उल्टा है ना, सो हु ही वाज एंड वाई ही वाज। ठीक है, ऑक्यूपाइंग हिज चेयर, वो कौन था और क्यों उसकी कुर्सी पे बैठा था। सो योर आंसर इज बी। नेक्स्ट 87, ही प्रेजेंटेड मी अ कैलकुलेटर ऑन माई बर्थडे। अब यहाँ पे क्या लिखा था, ही प्रेजेंटेड मी विथ अ कैलकुलेटर। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, प्रेजेंटेड विथ। तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा कि आई प्रेजेंटेड हिम XYZ, कोई भी गिफ्ट, अ कार ऑन हिज बर्थडे। सेम इसी सेंटेंस के जैसा ही है। सो आई प्रेजेंटेड हिम अ कार कभी नहीं सही होता, आई प्रेजेंटेड हिम विथ अ कार होता है। अगर आप इसमें दूसरा वर्ब लगा दें कि आई गेव हिम अ प्रेजेंट, अब इसमें प्रेजेंट को ही आपने नाउन बना दिया, ये नाउन हो गया और वर्ब हो गया ये गिव। तो आई गिव हिम अ प्रेजेंट ऑन हिज बर्थडे। तो अब इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है इस प्रेजेंट के बाद विथ वगैरह लगाने की, आएगा भी नहीं। ठीक है, तो
इस तरीके से आप इसमें नाउन बना के इस्तेमाल किया एंड यहाँ पे वर्ब बना के इस्तेमाल किया. सो योर आंसर विल बी दिस. He presented me with a calculator on my birthday. I followed instructions. Sorry, if I followed instructions, I could have averted the mishap. Avert यानी टाल दिया होता, उसको avoid कर दिया होता. To change direction, to avoid, ये सेंस होता है avert का. So if I follow the instructions, I could have. देखिए could have आया, इधर से आप इस बात को पकड़ते हैं कि ये पास्ट का स्ट्रक्चर है, पास्ट हाइपोथेसिस है कि अगर मैंने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया होता तो मैं इस मिसहैप यानी दुर्घटना जो बुरी बात हो गई इसको अवॉइड कर सकता था, रोक सकता था, अवॉइड कर सकता था. एंड ऑब्वियसली द एरर इज इन दिस पार्ट. इफ आई फॉलो, उसको उसी को इम्प्रूव करने के लिए वो कह रहा है इफ आई हैड फॉलोड विल बी योर आंसर. ठीक है, क्योंकि इस ऐसे सेंटेंस में पहले पार्ट में हमेशा हैड आता है, ये आपको बताया भी गया क्लास में. सो इफ आई हैड फॉलोड इंस्ट्रक्शंस आई कुड हैव अवॉइडेड द मिसहैप. आई विल बी विथ यू इन 1/4 ऑफ एन आवर. ठीक है, ये आपका गलत फ्रेज है, सही फ्रेज होता है इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर. ठीक है, क्वार्टर के पहले 1 नहीं लगाएं, आ लगाएं. So I'll be with you in a quarter of an hour यानी पौन घंटा में, 15 मिनट में. शॉर्टकट में लिखा है I will be with you in 15 minutes. So your answer is a quarter of an hour, B. And next 90. Serious charges of corruption were levied against him. एंड लेविड अगेंस्ट, इसी को इम्प्रूव करना है. ऑब्वियसली ये थोड़ा गलत है यहाँ पे, क्योंकि टैक्सेस आर लेविड. ठीक है, टैक्स वगैरह को आप लेवी करते हैं, यानी लेवी इज वसूलना, तो कर वसूलना. ठीक है, तो टैक्सेस आर लेविड एंड चार्जेस आर लेवल्ड. चार्ज लगाए जाते हैं किसी के ऊपर, उसको वसूला नहीं जाता है. सो चार्जेस are leveled. So this will be your answer, leveled, not levied. 91. Here you have to choose one word for the given sentence or phrase. One who doesn't follow the usual rules of social life. सामाजिक जीवन के जो रोजमर्रा का ढर्रा है उसको फॉलो नहीं करता है, जो ऐसे बंदों को आप क्या बोलेंगे इनमें से? बोहेमियन, पार्टीजन, आर्टिजन या फिजिशियन. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड भी है क्योंकि इसके 2-4 सिनोनिम भी होते हैं. These are the kind of people who do not follow the set pattern of the society. इनको सेट पैटर्न, सेट रूल जो समाज में है उसको ये नहीं फॉलो करते हैं. दे आर ऑलवेज चैलेंजिंग, ये थोड़ा चैलेंजिंग नेचर के होते हैं. इनको जो आप मना कर दो वही ये करेंगे. रीजनिंग ज़्यादा करते हैं, तर्क वितर्क ज़्यादा करते हैं, नयापन चाहते हैं. एक रटा रटाया, बैठा बैठाया जो फंडा समाज में चल रहा होता है उसको ये लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करने में विश्वास नहीं करते. एक एग्जाम्पल है, जैसा अंतरजातीय विवाह का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. तो अंतरजातीय विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे समाज में यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ है कि अपने अपने जात बिरादरी में शादी करो. इन कुछ लोग होते हैं इन चीज़ों को चैलेंज करते हैं. उनका कहना है कि यार ऋतिक रोशन श्रीराम से शादी कर लिया, शाहरुख खान गौरी से कर लिया, अभी ये लोग इधर ही पड़े हैं पिछड़े गाँव देसी. सो दे ट्राई टू चैलेंज कि नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट, वी कैन मैरी हूएवर वी वांट टू. तो ऐसे पीपल को आप क्या बोलते हैं? ऐसे पीपल को आप बोलते हैं बोहेमियन, चैलेंजिंग. और इस बोहेमियन के लिए जो और वर्ड्स हैं, दीज आर iconoclast. Iconoclast is again a person who challenges the current set of rules. वो वर्तमान व्यवस्था को ऐसा आंख मूंद के नहीं फॉलो करता है. वो बातों को देखेगा और जो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वही काम वो करेगा. सो मॉडर्न होते हैं थोड़ा सा, इनको iconoclast आप बोल सकते हैं. एंड क्योंकि ये आइकॉनों में भी ये देखो आइकॉन है,
So they always try to be icon themselves. वो खुद ही icon बनने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा. That is why they are iconoclast. And एक और strong word है. This word is stronger than these two words, and that word is maverick. ये maverick थोड़ा सा rebel टाइप के हो जाते हैं. इनका इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ गया. बोहेमियन एंड आइकॉनोक्लास्ट तक तो ठीक था, लेकिन ये जब मावरिक इनकी इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है, इनके अंदर ये लक्षण कुछ ज़्यादा ही आ जाता है, तो ये मावरिक में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड मावरिक इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रिबल, यानी कि इनको जो मना करोगे वही ये करेंगे. ये करंट सेट ऑफ रूल भी नहीं मानेंगे और फ्यूचर सेट ऑफ रूल भी नहीं मानेंगे. ये सिर्फ प्रेजेंट सेट ऑफ रूल मानते हैं जो इनका दिमाग करता है. तो जिनका मन करेगा वही ये करेंगे. विद्रोही टाइप के लोग होते हैं. And next is to throw or drop unnecessary goods or fuel from a ship, an aircraft या फिर spacecraft. ये स्पेशलाइज्ड वर्ड है, पर्टिकुलर फील्ड में यूज होता है. आपने मूवी वगैरह के सीन में इसको देखा होगा कि शिप है और शिप जो है सिंक होने लगती है बिकॉज ऑफ होल. इधर कहीं होल हो गया और उसकी वजह से ये सिंक करने लग गई शिप. तो इसको सिंक करने से बचाने के लिए जो अननेसेसरी गुड्स हैं उसको बाहर फेंक देते हैं. या प्लेन में आपका जब फ्यूल खत्म हो रहा होता है तो उस मतलब फ्यूल खत्म हो रहा है, ज़्यादा दूर तक ये प्लेन जाए, उसके लिए भी इसमें से अननेसेसरी गुड्स को निकाल के फेंक देते हैं बाहर. और इस प्रोसेस को आप जेटिशन बोलते हैं, टू थ्रो अवे द अननेसेसरी गुड्स. और फ्यूल, कभी कभार फ्यूल भी खाली कर देते हैं, फ्यूल ही हटा देंगे बिकॉज दे वांट टू लूज द वेट. वो वजन कम करना चाह रहे होते हैं उस एयरक्राफ्ट का, इसलिए फ्यूल भी कभी कभार खाली कर देते हैं. तो वट एवर यू थ्रो अवे फ्रॉम दैट शिप, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज जेटिशन. एंड लेट्स सी अदर वर्ड्स. कैप्साइज. कैप्साइज सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि इसमें शिप आया है, और शिप पलट जाना, डूब जाना, तो उसको आप बोलते हैं कैप्साइज. और ये शिप के साथ ज़्यादा इस्तेमाल होता है. शिप वगैरह जब पलट के डूब जाते हैं तो कैप्साइज हो जाते हैं. एंड सिंक से थोड़ा सा अलग है ये, क्योंकि ये जो आपका शिप है ये सीधा सीधा ऐसा डूब गया, तली में चला गया, तो ये सिंक हो गया. लेकिन जब कैप्साइज होता है तो इट टर्न्स अपसाइड डाउन, ये उल्टा हो जाता है. तूफान आया बड़ी तेज और पलट गई नाव, तो इस तेज तूफान के कारण नाव जो पलट गई है, ये फोटो है कैप्साइज वाला. और सिंक होगा तो सीधा नीचे चला जाएगा, कैप्साइज होगा तो पलट जाएगा, उसके बाद डूबेगा. एंड एंथ्राइल. एंथ्राइल इज कैप्टिवेटिंग. कैप्टिवेटिंग देखिए किधर से आया, कैप्टिव से आया है. एंड कैप्टिव मतलब होता है बंदी, और कैप्टिवेटिंग मतलब बंदी नहीं होता है. कैप्टिवेटिंग मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देने वाला. अब मंत्रमुग्ध का मतलब होता है एकदम दिल खुश कर दे, ठीक है, दिलो दिमाग पे छा जाए, तो मंत्रमुग्ध हो गए आप. तो हिज वॉइस इज वेरी कैप्टिवेटिंग, हिज या फिर हर स्माइल इज वेरी कैप्टिवेटिंग. तो उसकी स्माइल ऐसी है कि वो आपको कैप्टिव बना लेती है, बंदी बना लेती है. आप बस उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, कुछ और दिखाई नहीं देता. तो कैप्टिवेटिंग स्माइल, कैप्टिवेटिंग वॉइस वगैरह वगैरह, कैप्टिवेटिंग चार्म, ठीक है. और उसी की मीनिंग होती है इंस्ट्रल. एंड फाइनल वर्ड इज सी, वॉली. ये आपने बाहुबली पिक्चर अभी रिसेंटली देखी होगी. सो इसको ऐसा, इन दैट मूवी यू सा अ वॉली ऑफ एरोज, ठीक है, तीरों की बौछार. अ वॉली ऑफ एरोज, वो दूसरे की आर्मी के ऊपर 1-2 हज़ार नहीं बल्कि कई लाख तीर छोड़ देते हैं एक साथ, तो वो हो गया वॉली ऑफ एरोज. एंड अगर आप गोलियों की बौछार, कभी कभार फिल्मों में गोलियों की बौछार भी हो जाती है, तो उसको आप बोलेंगे अ वॉली ऑफ बुलेट्स. सो अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग दैट कम्स टुगेदर इज नोन एज वॉली. किसी चीज की बौछार हिंदी में आप बोलते हैं, तो गोलियों की बौछार, तीरों की बौछार वगैरह वगैरह. सो अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग कमिंग टुगेदर, कमिंग एट द सेम टाइम.
एंड नेक्स्ट 93, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। इसको आसान है बहुत ज़्यादा गेस करना, अगर थोड़ा बहुत भी आपको रूट्स का आइडिया है तो आप इसको तुरंत बता देंगे, बिकॉज फायर इज फायर। ठीक है, फायर जो है ये रूट है फायर के लिए, इसी फायर वर्ड से फायर बन गया है। एंड फायर का मतलब एक और चिता को भी आप बोलते हैं फायर, जो चिता होती है जिसपे लोगों को रख के अंतिम संस्कार किया जाता है, लकड़ी का गट्ठर, उसको बोलते हैं फायर यानी चिता। एंड ओरिजिनली इट इज फायर, आग। सो द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स इज ऑब्वियसली पायरोटेक्निक्स, आग की टेक्निक्स। क्रोमेटिक्स इज रिलेटेड टू कलर, इसमें कलर रंगों की बात होती है। न्यूमिस्मेटिक्स इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है ये। एंड न्यूमिस्मेटिस्ट इज स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का कलेक्शन। एंड ज्यादातर लोग ये जो कलेक्ट करते हैं वो स्टडी भी करते हैं कि कौन सा सिक्का किसके काल का है, कब छपा कब बना, वगैरह वगैरह। सो दे आर नोन एज न्यूमिस्मेटिस्ट्स। और यहाँ न्यूमिस्मेटिस्ट नहीं लिखा है, अगर न्यूमिस्मेटिस्ट लिखा होता तो मैं यहाँ लिखता समवन हु स्टडीज और कलेक्ट्स द कॉइन्स, लेकिन यहाँ पे न्यूमिस्मेटिक्स लिखा है। सो दिस इज द आर्ट, स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। एंड द फाइनल वर्ड डी इज कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स आप सभी लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो ये महिला प्रसाधन के सामान होते हैं, जिसमें लड़कियां तो जानती होंगी कॉस्मेटिक्स क्या होता है। सो यू यूज दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल। ये सब लेप लगा लेते हैं आप चेहरे पे, आपको ऐसा लगता है कि आप सुंदर लगने लगे हैं। ये सारे वर्ड्स थे। एंड देन दिस इज द पैसेज। पैसेज इज अगेन वेरी इजी। एसएससी के पैसेज ऑलमोस्ट इजी कैटेगरी में ही आते हैं, ये टफ होते नहीं जल्दी, कभी कभार होते हैं। एंड फिंगरप्रिंट आर द मार्क्स मेड बाय द रिजेस ऑन द एंड्स ऑफ द फिंगर्स एंड थम्स। तो फिंगरप्रिंट्स के बारे में ये पैसेज है। देखो, एक पैसेजेस के बारे में एक अच्छी बात ये होती है कि ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता और पूरा आइडिया हो जाता है। इसमें आप एक बात ये सोचिए कि जब आपको कुछ कहना होता है तो आप क्या करते हैं? यू सिंपली यू से इट। When you want to say something, what do? Obviously, you say it. जो आप कहना चाह रहे होते हैं वही आप कह देते हैं। तो ये जो पैसेज लिखने वाले राइटर होते हैं ये भी यही करते हैं बेचारे, इनको भी जो कहना होता है वही ये कह देते हैं। तो इसने कह दिया फिंगरप्रिंट्स आर द मार्क्स मेड बाय द रिजेस ऑन द एंड्स ऑफ द फिंगर्स एंड थम्स। अब जो कुछ भी इसने कह दिया उसी को ये फर्दर इलेबोरेट करेगा और ज्यादा समझाएगा कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। बट यू हैव गॉट द थीम इन द फर्स्ट सेंटेंस कि दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट फिंगरप्रिंट्स। अगर वो घोड़ों की बात कर रहा होता तो यहाँ पहले सेंटेंस में आपको हॉर्सेस वगैरह मिला होता और वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बिगिनिंग में ही वो बात कह दी जाती है जिससे आप कह रहे हैं दिस इज द इफेक्टिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो आप कह रहे हैं वही अगर आप कहते हैं तो आप अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले हैं। लेकिन अगर आप जो कहना है उसके अलावा उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा है नहीं। So you got the theme कि this passage will be talking about fingerprints and the questions are based on the fingerprints. So fingerprints are most वे ऑफ आइडेंटिफाइंग ए पर्सन। तो मोस्ट बेस्ट कुछ होता नहीं है क्योंकि मोस्ट पहले आ गया तो बेस्ट आएगा नहीं। एंड मोस्ट सिंसियर, मोस्ट जेन्युइन, मोस्ट एक्यूरेट। तो ऑब्वियसली मोस्ट एक्यूरेट है, अगर आप पैसेज पढ़ भी लेंगे तो आइडिया लग जाएगा क्यों एक्यूरेट है। बिकॉज दीज रिजेस फॉर्म, इधर कोई वर्ड मिसिंग है, दीज रिजेस फॉर्म अ पैटर्न, या पैटर्न होना चाहिए था मेरे ख्याल से। These ridges form a pattern that stays the same throughout a person's life. No two persons have ever had the same fingerprints. So fingerprints are a foolproof way of identifying a person. And इसी का मतलब foolproof way का मतलब है कि accurate way of
of identifying a person. The main reason why fingerprinting is used for identification is that every individual has a unique set of fingerprints. ठीक है, इधर भी लिखा है कि it stays same throughout a person's life. A fingerprint record is made in an interesting manner. Small piece of material is coated with a thin film of ink. Next, a person's finger and some tips are pressed against the inked surface. Then the fingerprints are placed on a white card. The prints are recorded in exact detail. Fingerprinting is often used to solve crimes. Fingerprints are picked up at the scene of a crime. These are compared with those of a suspect. Millions of fingerprints are kept on files by police departments. Fingerprinting is also used in finding missing persons and identifying unknown dead. It is used to screen people apply for certain jobs. It is thought that Chinese used thumbprints to sign documents a long time before Christ. The system used today was invented by Sir Francis Galtian in the 1880s. In 1901, Sir E.R. Henry found a simple way of grouping fingerprints. His system is used by many law enforcement organizations. So here you can have the idea. Same throughout same person's life, and you know it is a very well-known fact and a commonly known fact that every individual has a unique set of fingerprints. दुनिया जानती है ये बात. Fingerprints के बारे में इतना तो सुना ही होगा आपने. So this is your answer, and every set of fingerprints falls into a pattern. ये तो अच्छी बात है, ये सही बात है कि every set of fingerprints falls into a pattern. बट इस वजह से इसको नहीं यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए. आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ए हैज टू बी द रीजन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स. सो बी सी, देखिए बातें तो ठीक हैं, बी में भी अच्छी बात कर रहा है, सी में भी अच्छी बात कर रहा है और डी में भी अच्छी बात कर रहा है, लेकिन अच्छी बात सुन के बहकना नहीं है, कारण पूछ रहा है. ये रीजन वाई फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन. क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है, ये बी सी और डी वाली बातें उसका कारण नहीं है. 96. Who first evolved the system of using finger impression to authenticate documents? Sir, yes, Sir E.R. Henry, the Chinese, the Britishers. ठीक है, so some of you might have answered A or B. बट दीज आर नॉट योर आंसर्स. ठीक है, वो सब सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि द सिस्टम यूज्ड टुडे, आज के तारीख में जो आज आप करते हैं इस्तेमाल, वो इन्होंने 1901 में किया था. लेकिन इट इज थॉट दैट चाइनीज यूज्ड सम प्रिंट्स टू साइन डॉक्यूमेंट्स अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, क्राइस्ट के जन्म के पहले ही वो लोग इसको इन्वेंट कर चुके थे. तो टू साइन डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो सी इज योर आंसर. एंड 97, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग फिंगरप्रिंट्स इज अराउंड इतना ईयर्स ओल्ड. एंड सी, अब इसमें कुछ लोग 2200 को टिक कर दिए होंगे, बट 2200 इज नॉट द आंसर, क्योंकि वो प्रेजेंट सिस्टम की बात कर रहा है, बिफोर क्राइस्ट की बात नहीं कर रहा है. तो प्रेजेंट सिस्टम में जो तारीख लिखी है 1880 और 1901, ये 100 साल के पास पड़ेगा. सो इज अराउंड 100 years old. एंड नेक्स्ट, द फिंगरप्रिंट्स आर स्टोर्ड फॉर रिकॉर्ड किधर? ऑन अ व्हाइट कार्ड, ऑन इंक सरफेस. इंक सरफेस पर आप इसको स्टोर कर ही नहीं पाएंगे. ऑन पेपर फाइल्स नहीं, ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ मेटल नहीं. हियर यू कैन रीड दिस सेंटेंस. Then the fingerprints are pressed on a white card. So your answer is on a white card. ठीक है, not on paper, not on a piece of metal. और ये भी ऑब्वियसली मेन फैक्ट है कि जब फिंगरप्रिंट में आपकी इंक या तो ब्लू होती है या तो ब्लैक होती है, तो उस ब्लू ब्लैक इंक को आप इधर स्टोर करोगे, ऑन ए व्हाइट कार्ड ही आपको स्टोर करना पड़ेगा, तभी फिंगरप्रिंट आएगा. मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है. ये जो वर्ड है ये बड़ा फेमस है मिसस्पेल्ड करने के लिए और गलत तरीके से पढ़े जाने के लिए. अक्सर लोग इसको एंटरप्रेन्योर या एंट्रीप्रेन्योर ऐसा कुछ पढ़ते हैं, बट दिस वर्ड इज एंट्रप्रेन्योर एंड द स्पेलिंग इज सी. एंटरप्रेन्योर, ई नहीं आता है लास्ट में, ये भी ध्यान देंगे. तो बी इज नॉट द आंसर.
सी इज योर आंसर। एंड द वर्ड इज एंटरप्रेन्योर, और इसका मतलब होता है बिजनेसमैन। एंड ऑफन ये बिजनेसमैन नए होते हैं, अ न्यू एनर्जेटिक बिजनेसमैन हु हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क। वो रिस्क लेने में झिझकता नहीं है, तो ऐसे टाइप के बिजनेसमैन को आप एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। नए नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, नए नए तरीके अप्लाई करेगा बिजनेस के। एंड 100th वन इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट स्पेल्ड प्लस मोस्ट मिसप्रोनाउंस। इसमें दोनों ओ को मत प्रोनाउंस करिए, इसको भी मत पढ़िए और इसको भी मत पढ़िए। एंड द स्पेलिंग इज ऑनमेटोपिया, ठीक है, ऑनमेटोपिया। सो एंड द मीनिंग इज मेकिंग वर्ड्स आउट ऑफ साउंड। साउंड सुन के आप शब्द निर्माण कर देते हैं, इस कला को आप बोलते हैं ऑनमेटोपिया। एंड मेटोपिया में स्पेलिंग ये अक्सर लोग इस ओ को मिस कर देते हैं, यहाँ PIA या PEIA लिखना चाहते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल दैट एक ओ होता है इसके बीच में। एंड द मीनिंग इज मेकिंग वर्ड्स आउट ऑफ साउंड। सो ओवरऑल ये तीन जो थी आपकी एवरेज लेवल की थी और बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। इत्तेफाक से जो वर्ड्स थे वो भी इस बार बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे। एंड ग्रामेटिकल सेक्शन में एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इजी थे, उसको हो जाना चाहिए था। तो अभी आज के लिए इतना ही है। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।